उसको हम कहते थे वर्क फंक्शन। फिर मैंने बताया था कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम कहते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने सीखा था कि जैसे लाइट गिरेगी किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकल जाते हैं, ठीक है? ये हमने सीखा था। ये कुछ बातें हमने सीखी थी और ये सब बातें जो थी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, ठीक है? फिर मैंने बताया था तुम लोगों को कि फोटोन क्या होता है। फोटोन जो होता है एनर्जी पैकेट होता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो h/f होती है। फोटोन जो होता है दिवाली में खेले हुए फुग्गे की तरह होता है, जिसके ऊपर से जाएगा उस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे जाके टकराएगा उसको जाके फ़र्क देगा और जिस सरफेस से जाके टकराता है उस सरफेस को जाके वो इल्यूमिनेट कर देता है, मतलब चमका देता है, ठीक है? अब यहाँ पे आकर के वेव थ्योरी फेल हो चुकी हुई थी, ठीक है? अब यहाँ पे आई थी आइंस्टाइन की थ्योरी। आइंस्टाइन की थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और फोटोन तो सबको समझ में आ ही गया, ठीक है? और अब फोटोन की थ्योरी को हेल्प से कैसे समझाया था आइंस्टाइन ने? आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन और तो आइंस्टाइन ने क्या समझाया कि अगर मान लो कोई भी, जैसे यहाँ से मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फोटोन गिरा। फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। जैसे इस पे गिरा आकर के यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाए, क्योंकि इसको यहाँ पे जो खींच करके रखा होगा अंदर की तरफ, न्यूक्लियस जो होगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसको खींच के रखा हुआ, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से एनर्जी लेगा, अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करेगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो ऐसा उसने बोला काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी h/f माइनस वर्क। hf क्या हो गया यहाँ पे? एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है? वर्क फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मान लो इसकी एनर्जी थी 100 और एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए वो हमको चाहिए मान लो 80, तो बची भी कितनी एनर्जी होगी? 100 माइनस 80, दिस इज 20। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, किताबों में देखना यहाँ पे लिखा होता है मैक्सिमम, 2 वर्ड मैक्सिमम लिखा जाता है, समझना है चीज़। फोटोन ऐसे गिरा, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे अगर हमने अंदर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ऐसे, ठीक है? और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखे हुए, ठीक है? जैसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब सोचो अगर यहाँ पर कोई फोटोन गिरता है, ठीक है? और यहाँ से एक फोटोन ऐसे गिरा, ठीक है? और ये फोटोन गिरा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब अगर मान लो इस फोटोन की एनर्जी थी 100, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन का निकालिए वो है 80। अब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इसको निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 80। 80 एनर्जी लेकर के ये इस प्रोटॉन से या इस न्यूक्लियस से आज़ाद हो गया। अब ये एनर्जी लेकर के 20 एनर्जी है, जिसकी वजह से स्पीड आएगी और ये बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगा, ये किसी पॉजिटिव आयन से टकराया या न्यूक्लियस से टकराया, फिर हो सकता है ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। टकराने में क्या करते हैं, ये इसके पास 20 एनर्जी बची थी, 100 माइनस 80 दैट इज़ 20 एनर्जी जो बची थी, वो एनर्जी बीच में क्या होती है, थोड़ी वेस्ट हो जाती है, ठीक है? यहाँ से इधर गया, ठीक है? टकराया, फिर इधर गया, फिर टकराया, ठीक है? और अब ये जब बाहर निकलेगा, तो जो इसकी एनर्जी
20 होनी चाहिए थी, तो कितनी बचती है? वो सिर्फ बचती है लेट्स से 10। कोई इलेक्ट्रॉन अगर और अंदर से निकल करके आता है, ठीक है, 20 एनर्जी उसके बाद बचती है, वो 3-4 कोलिजन उसके साथ होते हैं। 3-4 कोलिजन होने के साथ-साथ क्या होता है, यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी ना, ठीक है, उसकी एनर्जी बचेगी मान लो 5। हो सकता है कोई मेटल सरफेस के बाहर ना निकल पाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी की एनर्जी 20 थी, अब 20 से टकराते इसकी एनर्जी बच जाती है, यहीं पे आके 20 खत्म हो गई, बाहर नहीं निकला, ठीक है। अगर हमको उस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर नहीं निकला है, ठीक है, उसको भी निकालना हो, तो क्या कर दो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दो। तो वो पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो अपनी एनर्जी दे करके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, ठीक है ऐसा। क्योंकि हमने देखा भी था ना, अप्लाई करते थे पॉजिटिव पोटेंशियल, तो जो करंट थी बढ़ जाती थी। करंट क्यों बढ़ती थी? क्योंकि अ, जो करंट इसलिए बढ़ती थी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आते थे, ठीक है, उनको भी वो खींच लेता था, जो कि रेडिएशन की वजह से नहीं निकल पाते, लेकिन सरफेस तक पहुंच चुके थे, वो भी निकल जाते थे, इसलिए वहां पे वो करंट बढ़ जाती थी। तो ये आइंस्टाइन ने ऐसा बोला कि दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये hf h मैक्सिमम इक्वल्स टू h into f माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको और कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक वर्क फंक्शन एच एफ नॉट, वर्क फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच एफ नॉट, ठीक है। यहाँ पे एफ नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और डब्ल्यू क्या है? वर्क फंक्शन। तो आगे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक छोटा सिंबल बना देते हैं, ई के, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज ई के हियर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ई के हम लिख सकते हैं एच एफ माइनस एच, ठीक है। अच्छा, याद करो मैंने कंसेप्ट सिखाया था तुम लोग को, आ, वो कंसेप्ट था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? वी नॉट था। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इतना यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई कर दो कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ना निकल पाए। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल में मैंने बताया था, कुछ डायग्राम कुछ ऐसा था कि एक करंट बनती है, अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जैसे जैसे हमने यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि करंट कम होती चली जाती है। क्यों करंट कम हो रही है? क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ से ऐसा होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले जो कि अंदर से आए, उनकी एनर्जी थी 100 गिरा, 80 से वर्क फंक्शन हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन काफी अंदर से निकल रहे हैं वो बाहर निकलते हैं, किसी की एनर्जी थी मान लो 0, ठीक है, सरफेस पे आ गया, किसी की एनर्जी बचती है 1, किसी की एनर्जी 2, किसी की एनर्जी 3, बढ़ते 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 मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की? 20 हो सकती है, अगर हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन 100 है और वर्क फंक्शन अगर हमारा 80 है, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? 20 हो सकती है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अब 20 मैक्सिमम है, इससे कम तो हो सकती है, इससे कम में कहां तक? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब सोचो जैसे जैसे हमने यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, पहले एक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया, 2 एनर्जी वाला रुक गया, धीरे धीरे करके हमने इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला था 20, वो भी रुक गया। तो जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है, माइनस बी नॉट, ये नेगेटिव पोटेंशियल कौन से लास्ट कौन से इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है? तो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, याद रखना। हम जो नेगेटिव पोटेंशियल निकालते हैं ना, ठीक है, जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है जिसमें करंट 0 होती है, मतलब ये वो पोटेंशियल हमने बाहर से ताकत लगा करके रखी है विच इज एबल टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना एक चीज, ई के इक्वल्स टू ई वी नॉट।
where V naught is stopping ठीक है। Therefore हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए ना स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो ये होगा रिलेशन। Therefore ईके के बदले में क्या लिख सकते हो, ई वी नॉट, ठीक है। ये हमारा एक नया एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और कभी कभी देखोगे कि ई वी नॉट मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर एच एच एफ माइनस एच एफ, ये भी चलेगा, ठीक है। तुमको बस खाली इसके फंडामेंटल समझ में आने चाहिए, ठीक है। कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो एच एफ माइनस डब्ल्यू होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, उस इलेक्ट्रॉन की जो मेटल सरफेस से निकलती है, जो अंदर से निकलेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने पता है 100 का दिया और कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस तक भी ना पहुंच पाया, क्योंकि 100 एनर्जी लिया, 20 बची, निकलते निकलते एकदम अंदर से निकलते निकलते यहाँ तक ही पहुंचे, उसकी एनर्जी खत्म हो, वो सरफेस तक भी ना पहुंच, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब फोटोन टकराता है किसी भी इलेक्ट्रॉन से तो कोलिजन इलास्टिक होता है, मतलब फुल एनर्जी ट्रांसफर करता है। अगर 100 वाला फोटोन टकराएगा इलेक्ट्रॉन से तो 100 एनर्जी ट्रांसफर करेगा। 100 में से वो सरफेस पे नहीं पहुंच पाता है, उसका कारण ये होता है कि रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पॉजिटिव आयंस आते हैं, उसकी वजह से नहीं पहुंच पाता। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 है तो वो किसी इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देता है वो खाली 80 देता है, या मतलब कि कुछ कम देता है, ऐसा नहीं होता, देता फुल एनर्जी है, सरफेस पे नहीं पहुंचने के कारण बीच के ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्लियर होगी बात? इसको अच्छे से समझ आना तुम लोग को, इसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम लोग करेंगे भी। अब देखो आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया। देखो पहले तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, तो जो पॉइंट्स थे ना एक्सप्लेनेशन, उसने क्या बोला कि मोर इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी से क्या बढ़ती थी, इंटेंसिटी से करंट बढ़ती थी, ठीक है, जो हमने सीखा था। मोर इंटेंसिटी मोर द करंट, कारण क्या था, मोर इंटेंसिटी मोर फोटोन्स आर रिलीज, दिस increases the number of electrons emitted from surface, hence current। सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि फोटोन बढ़ने से, ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। ये पता है, मान लो ये तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है, तुमने कहीं से मशीन गन ली एक जिससे कि 10 बुलेट निकल, और तुमने एक मशीन गन ली जिससे 100 बुलेट निकल, जिससे एक बुलेट की जो एनर्जी है वो मान लो 100 है। वही मशीन गन हमने यूज की, थोड़ा सेटिंग चेंज कर दिया, अभी उससे जो निकलती एक बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी वो भी 100 है। अब अगर 10 बुलेट अगर किसी ब्लॉक के अंदर 10 सेंटीमीटर तक ही घुस सकती है, ठीक है, 10 बुलेट, तो क्या 100 से अगर मैंने 100 बुलेट मारी तो भी तो एक बुलेट की एनर्जी थोड़ी बदली, वो तो एक 10 सेंटीमीटर घुसेगी,
हमने नंबर ऑफ बुलेट्स बढ़ा दी, उससे थोड़ी पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। इन द सेम वे अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, लेकिन एक की एनर्जी जो अगर 100 थी, ठीक है, तो वो तो 100 फिक्स रहेगी। अब अभी के ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी बदल सकता है। अगर 100 वाला गिर रहा है, 80 चाहिए, तो वर्क फंक्शन है, 20 एनर्जी लेके निकलेगा। एनर्जी बढ़ाने के लिए मुझे फोटोन चाहिए हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, 100 से 200 कर देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 80 चाहिए बाहर निकलने के लिए, 120 बच जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 120 हो जाएगी। क्लियर? तो नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट ये था ना कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल photon doesn't increase. Therefore, max Ke max of electron remains same. थर्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या बोला कि ये जो जो एनर्जी जो गिरती है, ये फोटोन जो गिरते हैं, उसके पास जो एनर्जी थी वो किस पे डिपेंड करती थी? फ्रीक्वेंसी पे करती थी। अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्या करेगा? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मान लो अगर एक फोटोन है 100 और एक फोटोन है 200, ठीक है, एनर्जी वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे गिरा, इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन था 80, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी एनर्जी बचेगी 20। यहाँ पे भी, यहाँ से भी चाहिए 80, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनर्जी बचेगी 120। ये एनर्जी ज्यादा, ये एनर्जी कम है, क्योंकि क्या हमने चेंज कर दिया? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया था, देखो उस पॉइंट को। आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि विथ increase in frequency kinetic energy of electron increases, sorry, increase in frequency energy of photon increases, ठीक है। since E का फॉर्मूला क्या था? E equals to h, therefore ठीक है। बिलाल अभी ज्वाइन कर रहा है, देखो अब देखो, ये चौथा पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की हमको चाहिए था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होता था तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता था, ठीक है, जिसको हम कहते थे वर्क फंक्शन था ना वो। तो क्यों चाहिए था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? क्योंकि देखो आइंस्टाइन ने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू hf माइनस hf नॉट, इफ f इज लेस देन f नॉट। अगर f की वैल्यू f नॉट से छोटी हो जाएगी, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है ना। ये भी एक्सप्लेन करते आइंस्टाइन ने कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने देखा था कि अगर लाइट कलर निकलता है ग्रीन के लिए, तो ग्रीन से नीचे रेड के लिए नहीं निकलता। तो वो चीज वेव थ्योरी कहीं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन आइंस्टाइन की पार्टिकल थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, इफ लेस देन एफ नॉट क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
then kinetic energy of electron is negative. Therefore, electrons can't be emitted. Kinetic energy नेगेटिव वाला स्पीड नेगेटिव, स्पीड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है. स्पीड नेगेटिव मतलब थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं. इलेक्ट्रॉन्स कांट बी. अगर फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता. ठीक है. उसके बाद आगे हमने क्या आइंस्टाइन ने क्या बोला कि ये जो फोटॉन्स होते हैं ना, ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. अब जैसे देखो मान लो इलास्टिक कोलिजन कैसे होता है, जैसे बुलेट है. बुलेट मेटल की बनी होती है, आती है किसी मान लो कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, फट से उसको मारा, ब्लॉक को चला दिया. तो उसका जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है. जैसे हिट करती है तुरंत दूसरी बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है या तुरंत इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. कोलिजन कैसा इलास्टिक इसलिए करती है ना. इन द सेम वे फोटोन का भी कोलिजन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक होता है. जैसे फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन के साथ, खट से अपनी एनर्जी ट्रांसफर किया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विद इन नो टाइम वहां से निकल जाएगा. वही वेव थ्योरी क्या कहती थी, आएगा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा. लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बोला, ये कैसे आके हिट करता है, बुलेट की तरह आके हिट करता है, फटाक से हिट किया, निकाल दिया. ठीक है, इसको पहले नोट कर लो अच्छे से सब कुछ, फिर 5वां पॉइंट लिख देता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा आइंस्टाइन की थ्योरी. इसको आगे में पेज बढ़ा रहा हूँ. तो आई, ठीक है, फोटॉन्स कोलिजन are elastic. Therefore, there is no time lag no observable ठीक है. जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी थी, ऑब्जर्वेशन देखे थे, जो कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो तो आइंस्टाइन ने अपने पार्टिकल थ्योरी से, दैट इज फोटोन की थ्योरी से वो कर दी. ठीक है. अच्छा, एक बात याद रखना कि जो फोटोन गिरते हैं और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, उनका रेशियो में बहुत बड़ा होता है. ठीक है, बहुत छोटा होता है. मान लो कि अगर कहीं पे फोटोन गिरेंगे 100, हमने अगर ऐसा बोला कि 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता. ठीक है. यहाँ पर क्या होता है कि अगर 100 फोटोन गिरेंगे ना, ठीक है, तो उसपे से जो निकलते हैं ना, उसपे से जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन गहराई में वो नहीं निकल पाएंगे. इसलिए जो नंबर ऑफ फोटोन्स गिरते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं ना, वो रेशियो बहुत छोटा होता है. वो रेशियो शायद से कितनी बार 1% के आसपास होता है. मतलब 100 फोटोन पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 0.01 भी हो सकता है. तो वो एक्चुअली मैटर की कोटिंग पर डिपेंड करता है कि कितने फोटोन्स पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. और यहाँ बेसिक कुछ कहानी है इसके पीछे कि आइंस्टाइन को ना इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1921 में. ठीक है. और मिल्टन एक साइंटिस्ट था जो कि अपना नाम ऊंचा करने के लिए कोशिश कर रहा था कि आइंस्टाइन की थ्योरी जो थी, कि जो थ्योरी वो फेल कर दी. लेकिन मिल्टन ने देखा कि जो रिजल्ट देखा वो देखा कि उल्टे आइंस्टाइन की थ्योरी को वो सपोर्ट करेंगे. ठीक है. ये इतनी कहानी हो गई इसकी. ठीक है. अब कुछ ग्राफ देख लो यहाँ पे. डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट पहले पहले से पता था, लेकिन इस थ्योरी के बाद प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को निकाली गई और देखा गया था कि वो हमको जो पहले वैल्यू पता उससे मैच कर रही थी. ये एक और बड़ा सपोर्ट दे दिया आइंस्टाइन की थ्योरी को. फोटोन देखो फोटोन जो होते हैं ना,
वो टकराते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। जैसे टकराएगा ना, तो मान लो जैसे कोई कोलिजन होता है अगर, तो जैसे कोई बुलेट होती है, जब वो किसी चीज से टकराती है, तो वो क्या करता है, उसको तुरंत धक्का दे देता है ना, प्रोसेस क्विक होता है। इन द सेम वे फोटोन का जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, वो बुलेट जैसा ही होता है, बहुत क्विक होता है, इसलिए तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। वो थोड़ी ना कि एनर्जी आएगी, गिरेगी, एब्जॉर्ब करेगा तब निकलेगा, ऐसा नहीं होता। यही बोला गया। डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट में हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। ई वी नॉट इक्वल्स टू एच एफ माइनस, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? दैट पोटेंशियल कंबाइंड, ठीक है, which is sufficient to stop the electron of what? Of maximum kinetic energy। याद रखना, मैक्सिमम वर्ड मत लगाना, भूल जाना। मैंने क्या किया, सबको ई से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद एनसीईआरटी में एक सवाल है जो कि ठीक इसी कंसेप्ट पे ही है, ठीक है। और ऐसे सवाल पता है इंटरेस्ट में आ भी चुके हुए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे जब बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं ना, वो मैंने अधिकतर इसी कैटेगरी से देखे। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई, ठीक है। तो देखो, तो ये अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो मैंने पहले भी बना के दिखाया हुआ है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्म से आ रहा ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वी नॉट, और ये ग्राफ ऐसा जाएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, और इसका जो y इंटरसेप्ट है ना, ठीक है, वो कैसा नेगेटिव आएगा। ये वी नॉट हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी। और एक बात समझने की है, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ना, ठीक है, तो टॉपिक पोटेंशियल की अगर हम यहाँ बात करें, तो यहाँ से जो है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हो जाती है हमारी एफ नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसके पीछे से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता इससे कम वाले फ्रीक्वेंसी में, कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर हम सप्लाई करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। And as we increase the F, the stopping potential also increases because kinetic energy increases। तो F बढ़ेगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने क्या किया, हमने एक सेटअप लिया, ठीक है, और इस सेटअप पे हमने क्या किया, अ, हमको हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज की, ठीक है, ब्लू ली, वायलेट ली, इंडिगो ली, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया था ना, ऐसा करके यहाँ पे हमने ऐसे हमने यहाँ पे इस तरह से लिया, ठीक है। लाइट को इसके ऊपर हमने भेजा, हमने यहाँ पे अलग अलग कलर दिया, ठीक है, ब्लू, इंडिगो। इंडिगो एक्चुअली, इंडिगो पता कलर हमारी आई डिस्टिंग्विश कर सकती है, वायलेट, ऐसे हमने इसे ब्लू वायलेट ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। फिर हमने अल्ट्रा वायलेट लिया, ऐसे हमने लिया, ठीक है, अलग अलग कलर। और देखा कि यहाँ से जब ब्लू लिया, यहाँ पे कितना नेगेटिव पोटेंशियल दे, माइनस वोल्टेज, ताकि करंट यहाँ पर जीरो बने, ठीक है। करंट जीरो के लिए क्या नेगेटिव पोटेंशियल ले, तो वो हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की, और अलग अलग हमने यहाँ पे वोल्टेज सेट किया नेगेटिव, ताकि करंट जीरो हो जाए, ठीक है। चार हमने ऐसे 6-7 सेलेक्ट किए और हमने लाइन ज्वाइन कर दी, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और दिस नेगेटिव पोटेंशियल ना, फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे अप्लाई की, मान लो 100, नेगेटिव पोटेंशियल आया -1, हमने फ्रीक्वेंसी सप्लाई की 200, नेगेटिव पोटेंशियल कुछ आएगा -3 आएगा, ऐसे करके प्रोपोर्शनल तो नहीं होता, लेकिन ऐसे जाता है, ठीक है। एंड वी गॉट ऑल द पॉइंट, ठीक है। और फिर हमने उसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ से देखो, ये हमने क्या किया,
ये वाला हमने जब ग्राफ प्लॉट किया था हमने ये एंगल को कैलकुलेट कर लिया, एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो हियर स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, जो कि हमको पता होगा क्योंकि हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। देयरफॉर स्लोप अगर tan थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये स्लोप ये थीटा तो यहाँ से निकल जाएगा h बाई ई, h क्या हो जाएगा ई tan, ठीक है, ई tan थीटा, ठीक है, जो कि हमें क्या देगा, क्या कहते हैं ई tan थीटा मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू थीटा कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा उससे प्लैंक्स कांस्टेंट मिल जाएगा, जो कि h की वैल्यू है। और h की वैल्यू जब निकाला गया इससे तो जो h की वैल्यू पहले से पता थी उसके बिल्कुल क्लोज आ रहा था वो। इस पे जो है ना कभी-कभी तुम लोग को एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल्स ऐसे आ सकते हैं, तो ये ग्राफ दे देगा बना करके, ये थीटा तुमको दे देगा 45 डिग्री और पूछा जाएगा कि फ्रॉम दिस ग्राफ हेल्प द फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर ये 45 डिग्री होगा tan थीटा इक्वल टू h बाई tan 45 इक्वल टू h बाई, ये हमको पता रहेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसको निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। एक बात तुम लोग को और मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा-सा ना उसके बाद हम लोग आते हैं फोटोन के काइनेटिक मास पे। देखो एक ग्राफ जो तुम लोग को मैंने समझाया था ना ऐसा करके देखो, कि हम यहाँ पे वोल्टेज था, करंट 0 था, हम बढ़ाते थे वोल्टेज बढ़ाते थे, करंट बढ़ता था, करंट बढ़ता था, करंट बढ़ता था। जैसे सैचुरेट का जाता था, फिर इसको पीछे खींचते थे हम लोग ऐसे। ये तो नेगेटिव पोटेंशियल सबको समझ में आ गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला रुकता है। ये सैचुरेट क्यों करता है? तो देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको पॉजिटिव आयंस खींच करके रखा हुआ अपनी तरफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से रेडिएशन गिरी ऐसे करके, जब रेडिएशन गिरेगी ना ऐसे करके तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब मान लो पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, लेकिन मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं यहाँ से टूट करके अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया तो वो निकल गया, लेकिन इसको यहाँ यहाँ तक पहुंचा, इसको यहाँ पे हमने प्लस प्लेट से सप्लाई किया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी तरह से हिलता डुलता बाहर तक की आ गया और करंट बना दिया। अब सोचो जब हम रेडिएशन गिराते हैं, फोटोन्स गिराते हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिटैच होते हैं एटम में से वो तो लिमिटेड ही होंगे ना, है ना? वो कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल में अरबों खरबों होंगे। मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो 5 लाख निकलते हैं 1 खरब में। 5 लाख इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5 लाख में से मान लो 50,000 सरफेस पे और 4,50,000 अंदर है। इसमें कुछ तो बिल्कुल पीछे होंगे। हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, हमने 50,000 को तुरंत खींच लेंगे, 50,000 और खींचे, करते-करते हमने पूरे के पूरे 5 लाख खींच लिए। अब अगर हमने रेडिएशन और गिराया, ठीक है? गिराते गए। अरे अंदर जब इलेक्ट्रॉन 5 लाख से ऊपर है ही नहीं, वो सारे के सारे निकल गए हैं, तो हमारा रेडिएशन बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? हम अगर रेडिएशन बढ़ा भी दें, ठीक है? तो फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हुए हैं, ठीक है? तुम अगर मान लो कहीं पे बम्बा गोलियाँ चल रही हैं और सारे लोग मर ही जाएँगे अगर, तो गोलियाँ तो चलती रहेंगी तो थोड़ी ना गोलियाँ चलने से न नंबर ऑफ पीपल जो किल्ड होंगे वो बढ़ते चले जाएँगे, जब तक पहले मर चुके हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर वो सारे के सारे निकल चुके हैं, ठीक है? तो अगर हम बाहर से पोटेंशियल बढ़ाते भी है ना, तो उससे नंबर ऑफ करंट जो बढ़ने वाली नहीं। आई होप सबको मेरा पॉइंट सबको समझ में आ गया, ठीक है? व्हाई डज़ द ऐसा एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डज़ द करंट रीच द सैचुरेशन वैल्यू? लिख लेना, करंट रीचेस saturation value because all electrons move out, all free electrons move out, ठीक है, at a certain positive potential. If no electrons, if no free electrons remain
करंट कैन नॉट, जब चार्ज ही नहीं है तो करंट कहाँ से पड़ेगा, ठीक है, हम कितना भी ऊपर से सप्लाई कर दें, समझ में आ गया सबको। चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लो, जितना नोट कर लो पहले।